जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। आज धरने का 23वां दिन है, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से जाने वाले पहले नेता हैं जो इस धरने पर पहुंचे। पहले खिलाड़ियों के द्वारा ये अपील की गई थी, यह बात की गई थी कि कोई भी बीजेपी का नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा है, जबकि वहां धरने पर विपक्ष के नेता जैसे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल और भी बहुत सारे नेता, प्रियंका गांधी जैसे श्रीखे नेता भी वहां पर समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई नहीं गया था। और खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार की कोई भी महिला सांसद तक वहां पर नहीं पहुंची है। तो इसी बीच चौधरी बीरेंद्र सिंह वहां पर समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन हो उसका समर्थन, या फिर ऐसी जो नौबत आती है जहां पर देश के खिलाड़ी जो सम्मान करवाते हैं पूरे दुनिया में अपने खेल से, उनका समर्थन देना कोई अनुशासनहीनता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इन बेटियों का साथ देना एक ज़रूरी मुद्दा है, जहां पर राजनीति का इस तरीके से ना सोचना समझना चाहिए कि कौन किसका साथ दे रहा है। और मैं चाहे किसी पार्टी में हूँ, ऐसी चीज़ों में मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ और रहूँगा, और पीछे भी मैं किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ था। बात करें, विनेश फोगाट ने कहा था कि स्मृति ईरानी को हमने पत्र लिखा है और हम उनसे धरने पर समर्थन की मांग रखते हैं कि वो आए हमें और धरने पर समर्थन दें। चौधरी बीरेंद्र सिंह से पहले उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से लोकसभा के सांसद हैं, वो भी खिलाड़ियों का पक्ष जो है वो जता चुके हैं। और अब चौधरी बीरेंद्र सिंह जंतर मंतर पर 23वें दिन जो धरना चल रहा है खिलाड़ियों का, वहाँ पर अपना समर्थन देने पहुँचे। उनके साथ वहाँ पर सत्यपाल मलिक थे जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे डीजीपी राम साहब, और ये जयपुर से आए हैं। और ये सिर्फ पुलिस के डीजीपी नहीं रहे, बल्कि इनका राजस्थान के अंदर युवाओं में, किसानों में बहुत बड़ा इनका कद है। और ये आपके इसी समर्थन के विषय में आपसे 5 मिनट बात करें। राम राम साहब, आप सबके बीच में उपस्थित होकर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के सानिध्य में अपने विचार व्यक्त करने का जो मुझे अवसर दिया गया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं पुलिस अधिकारी के साथ साथ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। इकोनॉमिक्स में एमए किया, पीएचडी की, और अभी इकोनॉमिक्स में डीलिट कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे महिलाओं की और बालिकाओं की इज्जत होती है, पूछ होती है, रक्षा होती है, वही समाज अग्रणी बनते हैं और उनकी विकास की दर अधिकतम रहती है। भारत के संदर्भ में केरल और मेघालय दो इस तरह के राज्य हैं जहां पे महिलाओं की सबसे ज्यादा इज्जत और सुरक्षा है, और वो आज पूरे भारत में अग्रणी राज्य हैं। इसी संदर्भ में अभी जो ये अपना विषय है, महिला खिलाड़ियों को इज्जत बख्शने का, और अगर उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ तो उनको न्याय दिलाने का, और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होने का। अभी आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर
प्रधानमंत्री शरीफ और पुराने राष्ट्रपति इमरान के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, दोनों ही न्याय के लिए अपनी अपनी कौम के सामने गुहार लगा रहे हैं। तो इन पहलवानों का था तो न्याय का विषय है, जिसके बारे में विस्तार से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बोलेंगे। और उनको अपन महत्व इसलिए दे रहे हैं कि इस देश में, आधुनिक भारत में सबसे पहले किसानों की अलग लगाने वाले आपके नाना जी सर छोटूराम थे। ठीक है, सतपाल जी मलिक साहब भी आ रहे हैं, तो मैं अब सर को माइक दूंगा, सर अपने विचार व्यक्त करें। अच्छा ठीक है सर, से निर्देश हुआ है कि राजस्थान के जो विभिन्न समाज के तबके हैं, एक्स फौजी हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने अपने जत्थों को दिल्ली भेजें और न्याय के इस विषय में अपना सपोर्ट प्रदर्शित करें। पूरे वर्ल्ड में प्रजातंत्र का ये तकाजा है कि चुनाव तो सिर्फ 5 साल में एक ही बार होते हैं, लेकिन बीच बीच में जब न्याय का मुद्दा आता है तो भारत में प्राचीन काल से, जनपद काल से, खाप पंचायत का या जनपद की मीटिंग का या जन समूह के चेतना का मेथड रहा है, जो राजा को या शासक को ये याद दिलाते हैं कि न्याय का डिमांड क्या है, उचित क्या है, देश क्या चाह रहा है। क्योंकि मीडिया या सरकारी कर्मचारी तंत्र कई बार सच्चाई का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते। वो सच्चाई व्यवस्था के कानों तक पहुंचे, ये जिम्मा जन आवाम का होता है। और युवा, महिलाएं, किसान, एक्स फौजी, खिलाड़ी, ये सब सतपाल जी भी आ रहे हैं। आवाम अभी के सतपाल मलिक जंतर इस मंतर विषय पर को दिल्ली मैं पहुंच रहे हैं। एक विस्तृत स्वरूप में देख रहा हूँ। अपने इस्पात ये मंत्री विषय है न्याय का, वीरेंद्र सिंह, बच्चों की इज्जत ये का, राजस्थान के उनकी डीजीपी सुरक्षा का। जो अभी आपके सामने बोल रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से इस पे सभी अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब मैं माइक चौधरी साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, डीजी साहब राजस्थान से। और हमारे बीच में सतपाल मलिक जी, जो पूर्व गवर्नर चल करके आए हैं, उनको भी हम तहे दिल से यहाँ पर पहलवानों को धरना देने के लिए, आने पर समर्थन देने के लिए, जो दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे के सारे बैठ जाओ, अंकल जी बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ, जल्द सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, खड़े मत रहो कोई भी, सब बैठ, आप बैठ जाओ, सारे पीछे मीडिया को सारे कवर कर दो। आपका यहाँ पर दूसरी बार पहुंचकर जो पहलवानों को, खिलाड़ियों को, हमारी बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए आना और अपना जो समर्थन देना, बैठ जाओ जी, बैठो, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सारे बैठ जाओ जी, पहले बैठो, बैठ जाओ सर, उतनी बार थोड़े करते अंदर से बैठ जाओ, ताऊ जी बैठो। जो अपना इतना कीमती समय निकाल करके पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार सभी नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय किसान जय पहलवान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबका पूरे देश से आकर के हमारी इन बहन बेटियों को आपने जो अपना समर्थन देने का जो कार्य किया है। और इनके बाद मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी।
आए सभी बड़े बुजुर्गों, और वैसे तो मैं 77 का हो गया तो कहने की जरूरत नहीं, बड़े बुजुर्गों तो नौजवान साथियों, भाइयों और हमारी बेटियां और दूसरे खिलाड़ी और सत्यपाल जी मुक्त है गवर्नर से, इसलिए 2 बार 3 बार आ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ दूसरे तीसरे दिन गेड़ा मार से रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी है ये कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी आंदोलन को, किसी भी एजुकेशन को, किसी भी न्याय संगत मांगों को मनवाने के लिए जहाँ लोगों का जन समर्थन हो, वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो, ऐसे प्रतिभाओं के धनी हो जिनकी बात को लोग भी पसंद करें और जिनके कहने का कोई अर्थ भी हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो न्याय के लिए आंदोलन है, और ये आंदोलन आपने या हमने नहीं किया, और आप और हम का मतलब है पुरुषों का नहीं है ये आंदोलन, ये हमारे बेटियों का, हमारी बहनों का। कम से कम उनकी हौसले की आपको तायद करनी चाहिए कि दुनिया में नाम कमाने के बाद इन्होंने एक हिम्मत का, एक हौसले का परिचय दिया है, और उस परिचय का कारण यह है कि इस देश में रहने वाले लोगों को, खास तौर पे महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए बहुत बड़े साधु महात्मा भी प्रचार करते हैं, बड़े बड़े नेता भी न्याय की बात करते हैं, और बड़े बड़े समाज के, जिनको हम समाज में जिनको ये कहते हैं इनका सामाजिक जीवन संघर्ष का रहा है, ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे। लेकिन ये पहला मौका है इस देश में जिसमें कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रही है, और आप लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, कई सालों से हो रहा है, लेकिन सही मायने में एक लंबी लड़ाई महिलाओं के हकों के लिए, उनके जीवन को मर्यादित जीवन जीने के लिए, और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ये अभी भी हमारे और आपके समाज की जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आगे बढ़े। और यही नहीं, ये जो कुश्ती का जो खेल है, ये दुनिया में 30-35 साल पुराना है। पहले कुश्ती, महिलाओं की कुश्ती किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पे या दुनिया विश्व स्तर पे होती नहीं थी। और हमारे देश में ये सारा 20-22-23 साल पुराना। आपको याद होगा मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़े नामी पहलवान हुए अपने जमाने में,
उनकी बेटी ने पहल की थी इस काम में, सोनिका, और तब ये पहलवानी की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो हमारे देश में, जिनको हम ये कहते हैं हमारा समाज बड़ा दकियानूसी है, कंजर्वेटिव है, औरतें इतना लंबा घूंघट निकाल के अपना जीवन व्यतीत करती हैं, 4 आदमी बैठे हो तो वहां खड़ी नहीं होती, और कुश्ती की तो बात ही छोड़ो। हमारी बेटियों ने, इस देश की बेटियों ने, जब ये मालूम हुआ कि महिलाओं की कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, तो ये मैदान में आई, और मैदान में तो और भी बहुत आई, लेकिन ये जो विभूतियां हैं, आप नाम लेते हो झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का, आप नाम लेते हो कि ये जो नासा के अंदर हमारी एक बहन गई चावला, कल्पना चावला, ये बुढ़ापे की निशानी है, नाम बोलने की भैया अभी बता दूं मैं। और हमारी जिसने शिक्षा जगत में एक क्रांति पैदा की आज से 100 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर, सावित्री फुले, हाँ, ये थोड़े से नाम है, थोड़े से और टोलोगे, 2-4 और जोड़ दोगे, लेकिन इन बेटियों ने, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, लेकिन इन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस देश की महिलाओं की पहचान बनाई, इस देश की बेटियों की पहचान बनाई, और देश ने भी इन्हें सम्मानित किया। सम्मानित की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को कुछ ऊपर उठना पड़ेगा इन बातों से। देश में दूसरा देश कोई हम पर हमला करे, तब हमारे को फौजी याद आते हैं हमारे भाई, और स्टेशन पे भी खड़े होंगे तो फौजियों की गाड़ी आ रही है, पूरी खुआओ इनको, हलवा खुआओ, पता नहीं क्या क्या, और लड़ाई खत्म होने के महीने बाद, 2 महीने बाद वही वीर फौजी किसी बड़े दफ्तर में चले जाए अपने काम के लिए, तो उनको पहचानने से इनका, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के बारे में ज्यादा है। इस देश ने ओलंपिक के अंदर आज तक जितने मेडल जीते हैं, हॉकी को छोड़ के, क्योंकि हॉकी तो ऐसा खेल है जिसमें 11 आदमी खेलते हैं, एक आदमी ने जितने मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली हमारी बेटियां हैं। ये इससे बड़ी फख्र की बात तो नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये लड़ाई लड़ने का भी जमाना है, समय बदल रहा है। जब महिलाएं फौज में लड़ाकू रेजिमेंट में अफसर बन सकती हैं, ऊपर से बम गिराने वाले हवाई जहाजों की पायलट बन सकती हैं, तो खेल जगत में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपनी ताकत का, अपने विवेक का, अपने सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, क्योंकि आज का खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये भी जरूरी है। मेरे को एक पहलवान याद है, आज से 35-40 साल पहले वो बल्लभगढ़
की तरफ के थे। उससे तगड़ा पहलवान मैंने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। कद का तो छोटा था, हाँ नेत्रपाल, लेकिन शक्ति इतनी थी कि मैंने किसी पहलवान में नहीं देखी। लेकिन जो चालाक पहलवान होता वो उसने घेर लिया करता, उसको हरा देता था, क्योंकि वो भाई बुद्धि का इस्तेमाल शायद कम करता था। हमारी बेटियां जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर अपना नाम बनाया है तो अपनी शक्ति का, आप लोगों के समर्थन का और अपनी बुद्धि का, ये तीन चीजें मिलके ये शक्ति बनी है जिसने दुनिया में एक नया इतिहास रचा। जहां तक खेल संस्थाओं की बात है, भाई मैं ये बात कहीं बगैर रह नहीं सकता। किसी ने आप किसी खेल संस्था का बड़ा बना दो, वो एक में बढ़के फिर तरली जितनी भी है, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे पंजाब है, वो उन फेडरेशन को भी अपने हिसाब के आदमियों की बना देते और फिर उन्हें कोई हलाता नहीं। हलान भी लाते तो हल नहीं सकते, क्योंकि सारे आदमी नीचे उन्हें बैठा रखे। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं, ये हर खेल की बात है। और कौन लोग बैठे होते हैं उसमें? तीन तरह के आदमी। एक तो हमारे जैसे राजनीतिक, और एक बड़े बड़े अफसर, और एक बड़े पैसे वाले। तीन ही है, चौथा कोई नहीं। और ये जो तीन है, भारत सरकार को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को, जो इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, उनको इस बात पे भी अपनी सोच को ज्वलंत करना पड़ेगा कि ये जो खेल हैं, इनकी जो फेडरेशन है, ये सिर्फ खिलाड़ी चलाएं, दूसरों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब और वो तो एक आधा खिलाड़ी भी पूरा, हाँ, क्योंकि कितने एमएलए की, एमपी की फूक लाग रही हो तो वो भी और इतना सालन लग जाए। लेकिन सही तौर पे इन संस्थाओं को अगर प्रजातांत्रिक तरीके से चलाना है, इन संस्थाओं को खिलाड़ियों की अपनी शक्ति से खिलाड़ियों को इस पे लेके आना है, तो किसी बड़े अफसर की जरूरत नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक लोग की जरूरत नहीं है, किसी बड़े पूंजीपति की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों को सौंपी जाएंगी, और जब खिलाड़ियों को जब सौंपी जाएंगी तो ये जो घटनाएं होती हैं, मैं भी खेलों में रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है। 40 साल से मैंने भी बनाओ थे कि आप कबड्डी के प्रधान बन जाओ देश के। मैं बता, मैं तो बनता नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारी बातें सारी पता है कि ये कब्जा करने के लिए होती है। किसी नेता को भी पकड़ के लेके आते हैं तो कुछ चालाक आदमी उस संस्था पे कब्जा करने की बात सोच के आते हैं। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस लड़ाई को, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। और ये मैंने जैसे नाम दिया भारत की बड़ी महिलाओं का, जो आज ये नई पीढ़ी की हमारी बेटियां हैं, जो देश की दौलत हैं, जो देश का एक किस्म से मैं ये कहूं कि देश इन पे गर्व कर सकता है। जब मैं ये कहूं कि इन बेटियों की वजह से आज दुनिया में हमारा नाम है। कोई ये कहना कि मेरे तेरे नाम चला है, ये नहीं है। मेरे को ये भी पता है, जब हॉकी में लगातार भारत गोल्ड मेडल जीत के आता था ओलंपिक में, तो हॉकी के खेल से दूसरे खेल की बात नहीं होती थी। लेकिन जब से दुनिया के नक्शे पे हमारे पहलवानों का आगमन हुआ,
और उसमें हमारे जो पुरुष पहलवान हैं वो भी, उन्होंने भी दुनिया में अपना नाम बनाया। और ये जो हमारी बेटियां हैं, इन्होंने भी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की इस देश के अंदर। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा समाज जागरूक समाज है। बहू को जब घूंघट करने की जरूरत है, लेकिन माँ बाप को तब पता लगता है कि नहीं, मेरी बेटी तगड़ी होकर दुनिया में कुश्ती में नाम कमा सकती है, तो उसको उसी तरह भेज देते कि जाओ लड़ो कुश्ती और देश का नाम रोशन करो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि जैसे किसान आंदोलन आपको फैसले तक आप लेके गए उसको। किसान आंदोलन का फैसला इस बात का प्रतीक है, किसान आंदोलन का फैसला इस बात को दिखाता है कि किसानों को एक भनक लगी। वरना तो किसान का आंदोलन मैंने और भी देखे हैं, कई गन्ने का किसान एजिटेशन करता है तो जहाँ कपास होती है उस किसान का कोई वो कहता ना, ये तो गन्ने वालों का है। कपास वाले कुछ करे तो गन्ने वाला कहेगा तो कपास वालों का है। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान के मन में ये बात आई कि ये आंदोलन ना तो गन्ने का है, ना कपास का है, ना गेहूं का है। ये आंदोलन तो मेरी धरती बचाने का है, मेरी भूमि को बचाने का है। इसलिए इस आंदोलन के अंदर इतनी शक्ति है। मैं ये कहता हूं कि इन बेटियों ने जो शुरुआत की है, ये भारत की वो विशिष्ट नागरिक है, इनकी वो शान है कि सारा देश इनके साथ जुड़ेगा, सारा युवक समाज इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने, मेरे को अभी तक याद है, ये बताएगी ये साक्षी 2016 की बात है, ये देश भूखा मर रहा था, सारे खेल हो गए जी, एक भी मेडल नहीं आया थी, बल्कि जी नाम बदनाम हो गया थी। तो वो जो सूची थी उसमें पहला नाम अगर उस मेडल में किसी ने दिया तो हमारी बेटी ने दिया, ताकि ये तो कहा कि 125 करोड़ के देश में एक तो आया और दूसरा मेरे ख्याल में बैडमिंटन में आया था पीवी संधू का। तो जब अकाल पड़ता है तब तो बेटियां याद आती हैं, और जब मौज बनती है तो इनके साथ दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार की ये संज्ञा कि आज कोई, मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि किसी पे कोई FIR दर्ज हो और उसकी इंतजार करे जाओ। अरे इस सरकार ने तो जहां मियां बीबी का आपस में झगड़ा होता है, डाइवोर्स का, तलाक का, उसमें टाइम दे रखा था 4-6 महीने, कोशिश करो इनकी के इकट्ठे हो जाए। वो भी खत्म कर दिया कि नहीं, कोई कोशिश की जरूरत नहीं, जो आपस में लड़े जल्दी करो। अरे वहां तो जल्दी कर रहे हो, और इस FIR की कोई बात तक करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी उसके लिए तैयार नहीं। और ये चीजों का हिसाब देना पड़ता है, ये इतनी आसान नहीं है। हमारी बेटियां इस देश की संपदा है, इस देश की दौलत है, इस देश के हीरे हैं ये। और ये न्याय की बात करें, ये इंसाफ की बात करें। और कई कहते हैं, ये पत्रकार साथी भी क्या होंगे, ये कहते हैं कि अब तो राजनीतिक दल आने लग गए। अरे भाई, मैं तो शुरू से एक बात का समर्थक हूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेटियों के
हकों की बात हो और चाहे युवाओं की बात हो, बिना राजनीति के तो कोई हल निकलता ही नहीं। और राजनीति में आप ये भी आए हुए अध्यक्ष जी, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूँ। ये तो उस चीज के मेरी बात को मानते हैं, लेकिन मैं किसान यूनियन के भाइयों को भी ये कह सकता हूँ कि 62% की आपकी आबादी, 62% लोग खेती से जुड़े हुए, और आप औरों से मांगो कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस से मांगो जिंदाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी की आई जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे अपना राज बना लो, 62% एक हो जाओ। मैं सिर्फ इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मांगे से कुछ नहीं मिलता। प्रजातंत्र के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और शक्ति तब हो जब आप में एकता हो, आपके विचारों में सहमति हो। और विचार की सहमति में ये नहीं कहता कि ये 19 बोल रहा है, ये 21 बोल रहा है, ये 10 बोल रहा है, नहीं। मैं विचारों की सहमति इस बात की करता हूं कि राजनीति, और वो भी प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर उसके अंदर आपका हिस्सा होगा तो जो आप मांगते हो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप होगा। इन बेटियों से कम इतना सबक ले लो, इस देश के नौजवान ये इकट्ठा करने में सक्षम होंगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। और जिस दिन इस देश का नौजवान इकट्ठा होगा, वो इस बात को भी समझेगा कि न्याय हमारी बेटियों के लिए नहीं, न्याय हर उस युवा के लिए है, हर उस युवती के लिए है जिसके पीछे कोई ताकत नहीं होती। इनके पीछे तो अथाह ताकत है। और जिस दिन ये कहेंगे कि और ताकत की जरूरत है, आप देखना यहाँ लाखों लोगों का जवाब होगा। इस देश से आवाज उठेगी, एक आवाज उठेगी कि हकों की लड़ाई इन बेटियों ने लड़ी है, लेकिन प्रजातंत्र में वो हक इतने सामने आ गए हैं कि लोगों ने सोच लिया है कि हम इन हकों की लड़ाई को अब कभी पीछे नहीं हटने देंगे। इसलिए मैं आपसे यही बात करके, कई बात ये भी कहते होंगे कि वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में है, आया नहीं। हाँ, ये तो मैं 50 साल हो गए इस राजनीतिक धंधे में। 1972 में चुनाव लड़ा था, तो जैसे जोशी हाथ दे के या माथा पढ़ के बता देना, मैं ये जो भाषा बोलते हैं इनको भी जानता हूं। मैंने कहा मैं बीजेपी में रह के और किसान की लड़ाई लड़ूंगा। जो खिलाफ किसान है वो कहने लगे ना इस्तीफा दे, मगर फिर क्या मेरे को वो कटला जाएगा, किस बात का इस्तीफा, और फिर मगर दे भी दूंगा, फिर दूंगा छोड़ेगा दुआ। ये बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस पार्टी में भी हूं, लेकिन मैं इन बेटियों के साथ हूं, इनके संघर्ष के साथ हूं। और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय दल या कोई ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो किसानों की आवाज उठाने को कहे कि अनुशासनहीनता है। जो हमारे नौजवान पीढ़ी की बेटियों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात हो, तब कोई ये कहे कि वीरेंद्र सिंह बोल रहा है नाम अनुशासनहीनता नहीं। ये जागरूक समाज की निशानी है, और जो जो समाज आगे बढ़ेगा, आप देखना ये ताकत और आपको बल देगी। ये ताकत आपकी ताकत है। इसीलिए दोबारा भी इस बात को सोच लो कि राजनीतिक मंच पे अपने आप को जमाना शुरू कर दो। ये गुरनाम सिंह जी ये इस बात का सबूत है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात जरूर कहूंगा कि जैसे वेद के नाम था पहलवान का, वेद नेत्रपाल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता था। किसान यूनियन के भाइयों से कहूंगा कि पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी राजनीतिक शक्ति बन के आओ कि आपके हकों की लड़ाई, ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। फिर तो अपने फैसले करने, और आपके फैसले
किसानों के हक में हो, खेती करने वाले कबेरे वर्ग के हक में हो, गरीब के हक में हो। आज गरीब कहाँ खड़ा है? ये सारी ताकतें इकट्ठा होके जब लड़ेगी तो इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ भी जल्दी मिलेगा। ये क्या है? FIR। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया कि FIR करो। मैं पहले बात करने में FIR के बाद फिर ये आए कि अभी सबूत नहीं, बयान नहीं। अरे बयान जिसने लेने हैं उसका काम है ये। आप हमारे को ये समझते हो कि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं? किसी चीज को भी अटकाना, किसी चीज को लंबा खींचना, इसके अंदर किसी ना किसी का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, इसलिए हमारे को खराब करने की बात करनी है। तो भाई हाँ बहन जी आप बता दो। एक मिनट आप, मैं तो समझ गया आपकी। बहन जी मैं आपसे भी बड़ी बात करने वाला हूँ। आप बैठो तो मैं इन मंत्रियों को भी जानता हूँ और उस समाज को भी जानता। ये तो मेरे सीनियर है उस पार्टी में। लेकिन मैं तो अभी 9 साल पहले आया था, 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। आज भी आप मेरी बात सुनोगे तो 42 साल में मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द या पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। आज मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी के में मैं किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं। लेकिन आप ये सोच लो, वीरेंद्र सिंह ने 1972 में जब पहला चुनाव लड़ा और आज 50 साल हो गए, मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ। मेरे को पता है स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? मैं इसीलिए, और दूसरी बात और बता दूं, फिर आप बोलोगे नहीं। मैं 9 साल हो गए, अभी भी कहते हैं वीरेंद्र सिंह वो जो कांग्रेस से अभी भी बाहर ही मांगते, तो कैसे काम करें? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी वीरेंद्र सिंह जी, जो आपने खिलाड़ियों का समर्थन किया यहाँ पर आकर के। और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सतपाल मलिक जी को, पूरे गवर्नर, जो अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, जय पहलवान। जय पहलवान काट देंगे। हमारे बीच में किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी जी आए और 1 मिनट अपने विचार रखें। 4 मिनट जी, 5 मिनट। गुरनाम सिंह चरूनी जी हमारे बीच में माननीय गवर्नर साहब हैं, मंत्री जी बैठे हैं, किसान नेता बहुत से बैठे हैं। एक का नाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे सम्माननीय पहलवान भाई, सामने बैठे सारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, सवाल है जुल्म से टकराने का। और जुल्म से टकराने की क्षमता
किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती। वेरी गुड। परमात्मा ने सबको दी नहीं है। और सबसे पहले हम सल्यूट करते हैं यो किसका है? अपने पहलवानों को, जिन्होंने मेरा है बेरहम सरकार के आगे आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। हम सल्यूट करते हैं गवर्नर साहब को, सत्यपाल मलिक जी जो हमारे बीच में है, जिन्होंने सरकार के सामने उस वक्त बोलने की हिम्मत की जब किसान सड़क में बैठा था। उन्होंने देश के उस मुद्दे में बोलने की हिम्मत की जिसको सुन के भी हमारी रूह कांप जाती है। पुलवामा हमले में बच्चों उन्होंने पोल खोली और आज नतीजा क्या है? नतीजा है कि इनके पीछे जैसे एक लड़की बोल रही थी कि मंत्री जी को बोल रहे थे वीरेंद्र जी को, आप भी बोलोगे तो आपके पीछे भी सीबीआई लग जाएगी, आपके पीछे भी ईडी लग जाएगी। अरे साथियों समझो, आज के टाइम में मैं थोड़ा गवर्नर साहब से पहले इसलिए बोल रहा हूं, समझो इस मुद्दे को। 1000 लोगों की, 1000 नेताओं की फाइलें तैयार हैं। जो बोलेगा उसी पे ईडी की रेड होगी, उसी पे सीबीआई की रेड होगी। कौन बचाएगा इस देश को? इस देश को बचाने की जरूरत है। इस देश की जनता अगर इन लोगों के साथ खड़ जाए जो आवाज उठाने वाले हैं, अगर उनकी पीठ के पीछे देश की जनता खड़ जाए तो आज सरकार को झुकाया जा सकता है। मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी देश को बचाने के लिए आगे आएगा हम उसके साथ हाजिर हैं। और वैसे टेम्पररी हाजिरी मेरे पे लगवानी नहीं आती, ना मेरे पे टेम्पररी काम करना आता है। अगर उसमें कहीं कुर्बानी देने की जरूरत भी पड़ी, अगर परमात्मा ने सौभाग्य दिया देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अगर कहीं कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़ी तो वो भी परमात्मा से मांगे। में सबसे पहला नंबर हमारा लगा। साथियों इसके साथ एक संदेश भी देना चाहता हूँ। अभी जो मंत्री जी बात कर रहे थे किसान को राजनीति में आना चाहिए, दूसरा हल नहीं है। क्यों हल नहीं है? 12.5 महीने से लगे बैठे, 750 लोगों को शहीद कराया, उसके बाद भी रिजल्ट क्या है? वही कानून दोबारा आएंगे, वही कानून दोबारा आएंगे। बस डिले हो गया, लेट हो जाएंगे। हासिल क्या किया? अगर आप लोग सत्ता में बैठे हो तो वो कानून बनाने वाले जो आज सत्ता में है वो आपके चरणों में है। आप कानून बनाओगे, जब आप कानून बनाओगे तो आप अपने पक्ष के बनाओगे। आप पूंजीपति लोग सत्ता में बैठे हैं तो पूंजीपति अपने पक्ष के बना रहे हैं। इसलिए देश की राजनीति को अगर बदलना है तो देश के आंदोलनकारियों को राजनीति में आना पड़ेगा, देश के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देश के गद्दारों से ज्यादा देशभक्त है हमारे देश में, जो जान मारने के लिए तैयार है, जो पैसा मारने के लिए तैयार है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करके इस देश के राजनेताओं से लड़ने की जरूरत है। उन राजनेताओं से लड़ने की जरूरत है जो देश को बेच रहे हैं। साथियों इसी कड़ी में आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए, क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए, क्रांतिकारियों को एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए, सरकार पे अपना दबाव बनाने के लिए, इसी कड़ी में 25 तारीख को, 25 मई को खटकल टोल में एक पंचायत रखी है हरियाणा की तरफ से, जिसमें माननीय सत्यपाल मलिक जी, इनको हम बुला रहे हैं, इनको सम्मानित करेंगे, इनको शाबाश देंगे, इनकी पीठ के पीछे दिखाएंगे कि हरियाणा खड़ा है। सरकार किसी गरमाइश में मत रहे, किसी भलेखे में मत रहे। कभी पंगा ले लो इनसे, कभी सीबीआई भेज के जाते हैं, कभी इनकी सिक्योरिटी खोजते हैं, कभी इनका मकान खोजते हैं। सारे देश में कोई गवर्नर आपने देखा जिसका मकान छीन लिया हो? आपने देखा नहीं घर पे जाके? एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए, छोटे से फ्लैट में बैठे हुए, वो भी किराए पे। इतनी ज्यादती करे क्या देश के पक्ष में बोलने वालों के साथ? हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी।
हर उस आदमी के साथ खड़े हुए जो देश के लिए लड़े। साथियों, मैं बेनती करना चाहता हूं, अपने जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनके भी हम पक्ष में उस पंचायत में जो है वो फैसला देंगे। खिलाड़ियों की पीठ पे खड़े हैं। खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि चाहे इनमें से एक आदमी आए, चाहे इनमें से सारे लोग आए, 25 तारीख खटखड़ तोल और 4 तारीख मुडलाना में स्टेडियम है, वहां पे सबने मैंने पहुंचना है। आप जितने हरियाणा से उसके बाहर के नहीं जा सकते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा भाई आए, जितने भी पीठ पे खड़े नजर आएंगे, उतने आप समझ लीजिए सरकार दब जाएगी। तो साथियों, 25 तारीख को खटखड़ तोल पे और 4 तारीख को सोनीपत जिले में मुडलाना जगह है, उसके स्टेडियम पे सभी भाई पहुंचे। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर गवर्नर साहब को, यहाँ की पहलवान बेटियों को एक बार फिर सैल्यूट करता हूँ और सारे देश में जो क्रांतिकारी है, जो लड़ने वाले लोग हैं, सबको सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरनाम सिंह तडोनी जी आपका। और इसके बाद पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी वो आपसे रूबरू होंगे। चार रखे सर। दिनेश फोगाट, साक्षी वाले और मेरे सहयोगी बजरंग पूनिया जी, 360 के चौधरी और तमाम इलाके के बुजुर्गों, चौधरियों, सम्मानित जनों, ये लड़ाई जिस शक्ल में आगे बढ़नी चाहिए थी उस शक्ल में आगे बढ़ रही। मैं आजकल बहुत घूमता हूँ, महीने में कम से कम 8-10 पब्लिक मीटिंग बाहर करता हूँ। सब जगह मुझे लोग इन बच्चियों के आंदोलन के बारे में पूछते हैं। लोग आपके, सारा देश आपके साथ, बैठ जाए यार, हम मनेगी तब मनेगी, लेकिन आपकी ये कामयाबी हो गई है कि पूरा देश आपने अपने समर्थन में खड़ा कर दिया। देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है। जिस दिन आप डिस्ट्रेस कॉल दे देंगे, जिस दिन आप ये कह देंगे कि हम खतरे में हैं और रामलीला ग्राउंड आ जाओ, तो रामलीला ग्राउंड में जगह नहीं बचेगी, इतने लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतिहास के सही पक्ष की तरफ है। आपकी मांग जायज है, आपके साथ जाति हो रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जो दिल्ली में बैठे उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम उस इलाके के लोग हैं जहाँ एक द्रौपदी के सम्मान के लिए कई हजार लोग कट गए थे और जान दे दी थी सम्मान। ये तो इतनी बच्चियों का सम्मान है, 7 या 8 का सम्मान है। कितने लोग कट जाएं, मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनका सम्मान हम रेस्टोर करके छोड़ेंगे, इसको वापस लेके छोड़ेंगे। मैं इमरजेंसी में जेल में था, तो वहां मैंने महाभारत पढ़ा था। उसमें एक एपिसोड आता है जिसमें कृष्ण भगवान सवेरे सवेरे द्रौपदी के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। द्रौपदी पूछती है क्या हुआ, कहने लगी कि मुझे तुमसे एक भिक्षा चाहिए, मैं कुछ मांगने आया हूँ। द्रौपदी ने कहा क्या मांगने आए हो, तो उसने कहा मुझे अपनी और अर्जुन की, 2 लोगों की हमारी जान बख्श दो, चुके मुझे पता है कि तुम सारे मर्दों के खिलाफ हो चुकी हो और तुम दुनिया के सारे मर्दों को बर्बाद देखना चाहती हो, और तुम ऐसा चाहोगी तो ये हो जाएगा, लेकिन हम 2 पे तुम कृपा कर देना। अगर इन बच्चियों के साथ ज्यादा जाती हुई तो पता नहीं कितनी बर्बादी के बाद ये मांग माननी पड़ेगी उनको, जो आज नहीं मान रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मेरी पार्टी बीजेपी बता दी। मैं तो जिस दिन गवर्नर बना था उसी दिन पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जिंदगी में उस तरफ कभी देखूंगा नहीं।
मैं तो उस लड़ाई में कूद पड़ा हूं जिसमें इनको बेदखल करना है, जिसमें इनको हटाना है। अकेले पुलवामा का जो मैंने रहस्य उद्घाटन किया है, अगर इसी को लेके हम गांव-गांव चले गए, ये फैल गया है। टीवी पे तो इसको नहीं आने दिया था, उन्होंने उसी दिन शाम को ये पाबंदी लगा दी थी कि पुलवामा के मामले पे एक लाइन नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये हमारे बच्चे जो वो करते हैं, इससे सोशल मीडिया घर घर चला गया। हर आदमी पूछ रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे मरवा दिए उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कोई जांच नहीं की उस मामले में। और मैंने यही कहा था कि ये हमारी गलती से हुआ, तो मुझे कहा गया कि चुप हो जाओ। मैं समझा इसलिए चुप कर रहे हैं कि जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच उसकी नहीं हुई है। 42 बच्चे हमारे सब घरों के जवान बच्चे चले गए और इनको कोई उसका असर नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये तो इसी पे जिबे हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। और ये बच्चियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये सर पे चढ़ के बोलेगा। ये जब गांवों में जाएंगे, सब जगह लोग इनसे पूछेंगे कि उन बच्चियों का क्या कर रहे हो, इन पे कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी जान बचानी है तो अभी से दबाव डालो कि इन बच्चियों के सवाल को मान लें, इनकी मांग को मान लें, इनका अपमान ना करें। मैंने देखा रात में जब ये बारिश में वो अपने लिए तख्ते मंगवा रही थी, तब इनके साथ पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत शर्मनाक था। लेकिन यहाँ तो सब प्रशासन में शर्म खत्म हो चुकी है, सरकारों में तो हो ही चुकी है, लेकिन जनता में अभी बची हुई है। अगर ये लड़ाई जल्दी से खत्म नहीं की और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े, इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चियों की मांग माननी पड़ेगी। अभी तो मैं तो कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया किसानों के मामले पे, और मैंने उन्हें कहा साहब ये 6 महीने से पड़े हैं, इनसे अब तक बात नहीं हुई है, कुछ बातचीत हो जाए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सब, बात क्यों फिक्र करते हो। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं हो आप, जिससे लड़ रहे हो उसके बारे में जान लो कि लड़ किससे रहे, ये भी जान लो ये किन की बेटियां हैं। मैंने कहा कि ये जो सिख लोग हैं ये 300 साल नहीं भूलते हैं। इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और हमारे वाले तो अकबर की कब्र खोद लाए थे, ये तो तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन लोगों से लड़ा नहीं जाता, इन लोगों से बातचीत करके मसला हल किया जाता है। तो इन बच्चियों का भी डीएनए जान लेना चाहिए सरकार को कि किन को सता रहे हो, किन को दुखी कर रहे हो। इनके साथ वो लोग हैं जो कितनी दूर तक चले जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए और ये जल्दी से जल्दी इनकी मांग मान लें। अभी मैं जब ये मेडल जीत के आती हैं, एक तो मैं आपको बताऊं जब ये पोडियम पे खड़ी होती हैं और तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, तो हर आदमी के बदन में एक झुरझुरी हो जाती है। लेकिन अच्छा उस वक्त इनकी जात नहीं पूछते हो कि ये 10 मेडल लाई है तो इसने कितनी किस जाति की, अब इनकी जात पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। इनकी कोई जाति नहीं है, इनकी एक ही जाति है कि राष्ट्र देश के लिए है और देश के लिए उन्होंने मेहनत करके नाम और सम्मान कमाया। तो कुछ एहसान मानो और इसकी भरपाई करो इनकी बात मान के। मैं बहुत लंबा भाषण करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, पैरों में चोट है, इसके बावजूद मैं व्हील चेयर लेके
दो बार आ चुका हूँ, आता रहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं बच्चियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, आप बैठे रहना, खाना खाते रहना, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जब ये अन्याय सर के ऊपर से उतर जाएगा तो आप देख लेना, लोग उनके बंगलों में घुस जाएंगे। और ये तो नजदीकी है बंगला जिसकी जरूरत है हमको, तो दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं अंत में आपको बच्चियों को आश्वस्त करता हूँ कि किसी किस्म की कोई जरूरत हो, मैं वीरेंद्र सिंह जी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और चौधरी साहिबान, आप सारा दिन ताश पीटते हो, उससे बेहतर है यहाँ आके बैठ जाएगा और लोग आ जाए, आप अपने लोगों को दो, ठीक है? अच्छा सर जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत 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 मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मानवों का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ पहलवानों की तरफ से। हमारे बहुत ही सरदोस्त सामान्य वीरेंद्र जी आए और अपना पूर्ण समर्थन